नमस्कार। एक बार पुनः आज आपका इस संवाद में मैं वेलकम करता हूं, जहां आज भारत के अंदर नई शिक्षा नीति हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो कल के संवाद को जारी रखते हुए मैं आज पुनः एक बार फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि इस नई शिक्षा नीति के कारण से तीन मुख्य रूप से जो हमारे सामने बदलाव देश के सामने सरकार ने बदलने का प्रयास किया है, उनमें तीन मुख्य रूप चीजें हैं। पहला जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है वो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। ये एक बहुत बड़ा अहम फैसला है। और दूसरा अहम फैसला है कि जो भारत के अंदर आज की तारीख में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो जीडीपी परसेंटेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती थी, जो बजट गवर्नमेंट करती थी, लगभग 1.6% ओवरऑल 1.6% टू 2% से लेके अब सरकार ने इसको 6% तक ले जाने का अपना एक निर्णय लिया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है शिक्षा के प्रति नजरिए का। और तीसरी जो सबसे बड़ी शिफ्ट है वो है कि सरकार जो आज आप देखते हैं भारत के अंदर जो जनरल एनरोलमेंट रेशो है वो हमारा लगभग 27-28% का जनरल एनरोलमेंट रेशो है। सरकार 2035 तक इस जनरल एनरोलमेंट रेशो को लगभग 50% तक लेके जाना चाहती है। तो ये तीन मुख्य रूप से मेजर अचीवमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है, जिसमें जनरल एनरोलमेंट रेशो को 50% तक ले जाना, यानी शिक्षा के अंदर मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन हो, और इन्वेस्टमेंट्स को ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इंक्रीज करना। परंतु ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है जब तक कि एक डायनेमिक चेंज नीचे व्यवस्था के अंदर की जाए और एक होलिस्टिक अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए। और अगर आप जो नई शिक्षा नीति है उस शिक्षा नीति को देखें तो आपको तीन बड़ी बहुमूल्य चीजों का उसमें वर्णन है, जिसमें एकेडमिक साइड, वोकेशनल साइड और एक्स्ट्रा करिकुलर साइड, इन तीनों को इंटीग्रेट किया गया है। नॉर्मली हर एक पेरेंट की एक सबसे बड़ी कंसर्न रहती है, जो मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स हैं, जो आज की व्यवस्था हमारे है, कि जैसे ही किसी बच्चे के 90%, 95%, 98% नंबर आते हैं और उनके बच्चे के 90% से नीचे नंबर आते हैं, तो वो एकदम से उसकी कंपैरिजन बाकी बच्चों से करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम ने ऐसा व्यवस्था खड़ी कर रखी है। और उस कंपैरिजन में बड़ी गिलानी महसूस होती है कि शायद मेरा बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, मेरा बच्चा ज़हीन नहीं है, मेरा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। और उस कंपैरिजन की दुनिया में हम अपने बहुत अच्छे बच्चे, जिनके अंदर बहुत अच्छी प्रतिभा है, जिनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, उस असली टैलेंट को हम लोग इग्नोर कर लेते हैं, और जो बुकिश टैलेंट है जिसके आधार पर उसकी रैंकिंग, स्कोरिंग हुई होती है, उसके आधार पर हम उसका मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। परंतु अब जो शिक्षा व्यवस्था आई है, ये ऐसे लाखों करोड़ों पेरेंट्स के लिए बहुत खुशी की बात है, और ऐसे लाखों करोड़ों बच्चों के लिए एक खुशी की बात है कि अब केवल बुक्स के आधार पर या बुक्स सब्जेक्ट्स के आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं होगा। उनकी जो बाकी इंटरेस्ट्स हैं, उनके जो बाकी पोटेंशियलिटीज हैं, उनके जो बाकी स्किल सेट्स हैं, उन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट के अंदर बच्चों को एक बहुत बड़ी फ्रीडम अब मिलेगी। यानी जो कंट्रोल पहले क्लास करता था, अब वो कंट्रोल बच्चों के ऊपर दिया गया है। यानी जो बच्चों की जो नेचुरल प्रेफरेंसेस हैं, जो बच्चों के नेचुरल इंटरेस्ट्स हैं, जो बच्चों की नेचुरल प्रतिभा है, उस प्रतिभा को भी अब इंपॉर्टेंस मिलेगी। और उस इंपॉर्टेंस में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो 10+2 की एजुकेशन थी, उस 10+2 की एजुकेशन को तोड़कर अब उसको 5+3+3+4 की एजुकेशन के अंदर लिया जाएगा। यानी पहले जो 10वीं कक्षा तक की एजुकेशन थी उसे एक सिंगल ब्रश से असेस किया जाता था, एक एग्जामिनेशन के पैटर्न पे, बुक्स के आधार पर उसकी असेसमेंट होती थी, और आप अपने बच्चों का मूल्यांकन उसके आधार पर निर्णय कर लेते थे कि ये बच्चा ज़हीन है कि ये बच्चा ज़हीन नहीं है। लेकिन अब सरकार ने एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से, क्योंकि इसमें साइंटिफिक आधार बहुत ज्यादा है, कि 5+3+3+4, क्योंकि जो बच्चों की फॉर्मेटिव स्टेजेस होती हैं वो पहले 5 से 8 साल की होती हैं। इन 5 से 8 सालों में बच्चों की जो मेंटल एबिलिटीज हैं वो फॉर्म हो जाती हैं, मेंटल स्ट्रेंथ जो हैं
वो निखर के बाहर आना शुरू हो जाता है। बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों की प्रेफरेंसेस इस फेज में, इस फर्स्ट 8 इयर्स के फेज में बच्चों को समझ में, बच्चों के प्रतिभा, उनकी इंटरेस्ट उनके समझ में आना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम था वो उनकी एरियाज ऑफ इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था। मेरे बच्चे को क्रिएटिव आर्ट पसंद है, मेरे बच्चे को ड्राइंग पसंद है, मेरे बच्चे को कोई स्किल पसंद है, लेकिन उसके लिए करंट एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रावधान नहीं था। परंतु अब नए एजुकेशन मॉडल में जो 5+3+3+4 है, सबसे खुशी की बात यह है कि जो चाइल्डहुड लेवल पर फॉर्मेटिव स्टेजेस हैं बच्चे की, अब उस फॉर्मेटिव स्टेज के आधार पर बच्चों को एक्सप्रेस करने का पूरा अधिकार मिलेगा। उन्हें जिस एरिया में अपना इंटरेस्ट होगा वो उसी एरिया में अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, और उसके आधार पर ही उनका मूल्यांकन होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर फॉर्मेटिव स्टेज पे सरकार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसके लिए सरकार अलग से उसका करिकुलम बनाएगी, टीचर्स को अलग से उसके लिए डेवलप करेगी, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस के अंदर उसके लिए अलग से प्रावधान होगा, तो जिन बच्चों के प्रति 90% बच्चे जो ऐसे हैं जो 90-95% से कम नंबर लाते थे लेकिन उनकी प्रतिभाएं किसी और क्षेत्र में बड़ी अच्छी थी, उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आने वाले दिनों में जब वो आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ाई करेंगे उस समय उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो बेसिक मेंटल एबिलिटीज हैं वो जब डेवलप हुई होंगी तो उसके आधार पर आगे अपने जीवन के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सरकार ने एज वाइज फोकस अब करना शुरू किया है, यानी 3 से 8 साल तक एक स्पेसिफिक अलग फोकस होगा, 11 से 14 साल के लिए अलग फोकस होगा, 14-18 साल तक के लिए एक अलग फोकस होगा। यानी नाम ये होगा कि बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस है वो निखर के बाहर आ जाएगी। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मूल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में बच्चे अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो फैमिली लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, जो लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में बच्चे हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं। और ये दुनिया भर के रिसर्चेस में भी पाया गया है कि मदर टंग में कोई बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, अंडरस्टैंड ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अब जो शिक्षा व्यवस्था होगी उस शिक्षा व्यवस्था में एक बच्चे को ये फ्रीडम होगी, एक पेरेंट को ये फ्रीडम होगी कि वो अपने बच्चे को लोकल लैंग्वेज के अंदर, मदर टंग के अंदर वो उसको एजुकेट कर सकता है। साथ ही एक बहुत बड़ा निर्णय और भी सरकार ने लिया है इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर कि कोडिंग को 6ठी क्लास से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना में इतना रैम्पेंट ग्रोथ कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने कई साल पहले कोडिंग को लोअर लेवल स्कूल्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि चाइना के अंदर जो टेक्नोलॉजी बूम आया उसमें उन बच्चों का जो बड़े हुए उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा सिग्निफिकेंट था। तो ये कोडिंग को स्कूल्स के अंदर लेके आना ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक डिसीजन है कि अब बच्चों की असेसमेंट केवल उनके सब्जेक्ट्स के आधार पर नहीं होगी, एक 360 डिग्री असेसमेंट होगी। और ये 360 डिग्री असेसमेंट बच्चों की जो प्रैक्टिकल्स हैं, बच्चों के जो एकेडमिक्स हैं, बच्चों की जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, बच्चों की जो बाकी सारी प्रतिभाएं हैं, उन सारी प्रतिभाओं के आधार पर बच्चे की असेसमेंट होगी। और ये बहुत बढ़िया डिसीजन है कि जहां आज मैं अपने बच्चों के केवल मैथ और साइंस के अंदर नंबर देख के ही मूल्यांकन करता था कि ये इंटेलिजेंट है कि नहीं है, अब उस परेशानी से पेरेंट्स और बच्चों को बाहर आने की एक व्यवस्था मिल गई है। अब उनका मूल्यांकन उनकी प्रतिभा, उनके इंटरेस्ट, उनके हुनर के आधार पर होगा। तो यानी बच्चों की सेल्फ एस्टीम को भी अब बल मिलेगा। यानी ये लाखों करोड़ों पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, देश के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे जो कॉन्फिडेंस करोड़ों बच्चों का जो टूट चुका था, जो टूटता था, हर साल उनके रिजल्ट्स के बाद टूटता था, ऐसे करोड़ों बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस अब बढ़ेगा। यानी अब उन बच्चों की अंदर और कॉन्फिडेंस आएगी कि वो और कुछ करने के जिन क्षेत्रों में आज तक उनको इग्नोर किया जाता था वो उन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं।
इसी के साथ हायर एजुकेशन में भी बहुत अच्छे और निर्णायक डिसीजन हुए हैं। सबसे बड़ा डिसीजन जो सरकार ने लिया है कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अडॉप्ट किया है। यानी बच्चे जो 12वीं 10वीं कक्षा के बाद एक रेजिमेंटेड मॉडल में थे कि आपको ह्यूमैनिटीज में या आर्ट्स में या साइंस में या कॉमर्स स्ट्रीम में ही जाना था, अब वो रेजिमेंटाइजेशन खत्म हो गई है, वो बैरियर्स को खत्म कर दिया गया, वो जो स्ट्रिक्ट डिवीजन था उस स्ट्रिक्ट डिवीजन को भी खत्म कर दिया गया है। यानी अब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। अगर किसी बच्चे को फिजिक्स या साइंस पसंद है और साथ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी करना चाहता है तो वो बच्चा हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, या कोई बच्चा अगर इंग्लिश और हिंदी पढ़ता है तो वो फिजिक्स या मैथ को भी पढ़ सकता है। यानी जिस क्षेत्र में आपका मन करता है, यानी ये जो एम्पावरमेंट है, ये एम्पावरमेंट आज अब बच्चों को मिली है। बच्चों के अंदर ये डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हमें बिल्ड करनी होगी आने वाले समय में, और ये डिसीजन बच्चा लेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या करना चाहिए और मुझे किस क्षेत्र में अपनी पढ़ाई करनी है। आप देखिए ये एक महत्वपूर्ण शिफ्ट है हमारी कन्वेंशनल एजुकेशन से लेके हमारी जो ये मॉडर्न एजुकेशन सरकार ने घोषित की है। इससे बहुत ज्यादा इनोवेशन को बल मिलेगा, क्रिएटिविटी को बल मिलेगा, मल्टीपल थिंकिंग को बल मिलेगा, हॉरिजॉन्टल थिंकिंग को बल मिलेगा। और ऐसे बच्चे जो इग्नोर हो जाते थे, जो रेजिमेंटाइजेशन के कारण से आर्ट से बाहर नहीं आ पाते थे या साइंस से बाहर नहीं आ पाते थे, जबकि उनके पास और भी ज्यादा टैलेंट था, तो अब ये अपॉर्चुनिटीज ऐसे बच्चों को मिलेगी। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण, ये टेक्टोनिक शिफ्ट है, और ये शिफ्ट बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत बड़ी क्रांति भारत के अंदर लाएगा। मुझे एक और बात आपको बताने में बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन को एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया गया है अब शिक्षा का। यानी वोकेशनल एजुकेशन जिसको हम अलग से देखते थे और बहुत लो लेवल से देखा करते थे, अब वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग होगा। यानी बच्चों को शुरुआत से ही स्किल बेस्ड एजुकेशन की ओर आकर्षित करके 11वीं और 12वीं के बाद उनको कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स लेना है, और जब वो ग्रेजुएट लेवल पे जाएंगे वोकेशनल कोर्सेज भी उसकी इंटीग्रेटेड पार्ट होंगे। तो अब वोकेशनल की जो डिग्निटी ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम्स है ये बढ़ेगी, और हर बच्चा किसी भी कोर्स को करने के बाद जब इंस्टीट्यूशन से बाहर आएगा उसके हाथ में कोई ना कोई वोकेशन करने की काबिलियत होगी, और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन है। साथ ही में संस्कृत को इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बनाया गया है, और ये हर लेवल पर बच्चों को ऑफर किया जाएगा, और इसके प्रावधान भी सरकार ने बनाए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हायर एजुकेशन में जब बच्चे जाएंगे, जो सरकार ने लिया है वो ये है कि बच्चे किसी भी स्टेज पे सबैटिकल लेके निकल सकते हैं, क्योंकि सरकार ने हायर एजुकेशन को फ्लेक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट मॉडल घोषित किया है। यानी आज अगर आपका बच्चा ग्रेजुएट लेवल पे चला जाता है या 11वीं के बाद 12वीं में, 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाता है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं करता था तो उसे ग्रेजुएट सर्टिफिकेट नहीं मिलती थी। लेकिन अब फ्लेक्सिबल एंट्री एंड एग्जिट के कारण से एक बहुत अच्छा जो उनको एक अपॉर्चुनिटी होगी कि बच्चे अगर फर्स्ट ईयर में एंटर कर गए किसी एजुकेशन में और वो एग्जिट करना चाहते हैं तो वो एक डिप्लोमा के साथ एग्जिट कर सकते हैं। अगर वो सेकेंड ईयर कंप्लीट करके एग्जिट करना चाहते हैं तो एडवांस डिप्लोमा के साथ एग्जिट कर सकते हैं, और अगर थर्ड ईयर कंप्लीट करते हैं तो ग्रेजुएट, और अगर फोर्थ ईयर कंप्लीट करते हैं तो रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ बाहर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, यानी बच्चों का कोई भी साल वेस्ट नहीं होगा। इसके साथ साथ सबैटिकल की ऑप्शन भी है, यानी अगर बच्चा एक साल पढ़ाई के बाद इंडस्ट्री काम करना चाहता है, घूमना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, कुछ डिलीवर करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, और उसको करने के बाद फिर वापस पढ़ाई के अंदर आना चाहता है, तो जो साल उसने इन्वेस्ट किया था वो साल जाया नहीं होगा। वो क्रेडिट्स उसके एक्यूमुलेट हुए होंगे, वो क्रेडिट बैंक जो है एक प्रकार से उसको सहायक रहेगा कि वो जीवन में लाइफ लॉन्ग लर्निंग को बढ़ावा देता रहे, और जीवन में वो कभी भी वापस एजुकेशन के अंदर आ सकता है, काम कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अमेजिंग है, और ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद आएगी। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो फ्लेक्सिबिलिटी यूजी और पीजी प्रोग्राम्स में सरकार ने दी है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ
मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट है, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं, रिसर्च को बल दिया गया है और इसी प्रकार से रिसर्च यूनिवर्सिटी और टीचिंग यूनिवर्सिटीज भी सरकार ने फोकस किया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कल्पना की है। आज अगर हम देखें तो हमारे देश में मुझे लगता है 0.69% या 7% की टोटल जीडीपी का कंट्रीब्यूशन हम रिसर्च में डालते हैं, जबकि डेवलप्ड नेशंस के अंदर अगर आप चाइना, अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्रीज को देखोगे तो उनका जो कंट्रीब्यूशन, उनका जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन इन रिसर्च है वो 3 से 4%, 5% तक है। तो लेकिन हमारी सरकार अब जो इस नीति में लाई है वो लाई है कि अभी एक नेशनल रिसर्च फंड भी खड़ा किया जाएगा जिसमें लगभग 20,000 करोड़ का पैसा डाला जाएगा। यानी ये रिसर्च को कितना बल देगा, आप इसका अंदाजा लगाइए कि जिन बच्चों में इनोवेशन, क्रिएशन और नई चीजों को आविष्कार करने की प्रतिभाएं होंगी, उनको नए काम करने, नए पेटेंट्स लाने, नए कॉपीराइट्स लाने, नई इन्वेंशंस को लाने में कितना बल मिलेगा और ये देश इनोवेशन के आधार पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस कितनी कर सकता है। इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर जो ट्राइबल्स थे, जो दूर दराज इलाकों में रहते थे, उनका जो पार्टिसिपेशन था एजुकेशन में बहुत कम था। जो ट्राइबल्स का हमने कंट्रीब्यूशन देखा, लगभग 20% ही ओवरऑल जो ट्राइबल बेल्ट के लोग आते हैं। अब ट्राइबल्स के लिए बहुत स्पेसिफिक फोकस सरकार का रहेगा। पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज, पीपल विद डिसेबिलिटीज, उनको जनरल एजुकेशन में लाने का एक बहुत बड़ा प्रारूप सरकार ने तैयार किया है। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के ये बहुत ही एक्साइटिंग एजुकेशन पॉलिसी सरकार लेके आई है और बच्चों को अब ज्यादा रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना है। बच्चों को केवल अब अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की व्यवस्था सरकार सामने लेके आई है। पेरेंट्स अब दे विल फील मोर डिग्निफाइड अबाउट द टैलेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। मेरे बच्चे में कोई भी टैलेंट है, उसकी असेसमेंट के आधार पर मेरे बच्चे की असेसमेंट होगी, उसका स्कोर कार्ड बनेगा और मुझे अपने बच्चे पे गर्व महसूस होगा। और जब मैं अपने बच्चे पे गर्व महसूस करूंगा, मेरे बच्चे का सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, वो एक बेहतर कंट्रीब्यूटर समाज के लिए बनेगा, अपने लिए बनेगा, देश के लिए बनेगा और ये देश की इकोनॉमी को ग्रो कराने का एक बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है। तो एक बार पुनः आप सब लोगों को बधाई कि हमारे देश में इस प्रकार की शिक्षा नीति को लाया गया है जो देश को एकदम नए प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा। देश जिसको हम कहते हैं कि देश बदल रहा है, वास्तव में ये देश को बदलने की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है और देश को पारंपरिक व्यवस्था के साथ भी जोड़ना, जो हमारे कल्चरल हेरिटेज, वैल्यूज और संस्कार हैं, उन संस्कारों से जोड़ने का भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस नई एजुकेशन पॉलिसी में लाई गई है। इसके अलावा बहुत सारी छोटे मोटे टीचर्स को डेवलप करने के, टीचर्स के प्रोफेशनल एबिलिटीज को डेवलप करने के, टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी के प्रति, टीचर्स की असेसमेंट के प्रति, टीचर्स की एजुकेशन के प्रति जो सरकार ने इस नई शिक्षा नीति में प्रावधान किए हैं वो बहुत ही अभूतपूर्व हैं और इससे पूरे एजुकेशनल इकोसिस्टम को बहुत बड़ा बल मिलेगा और आने वाले दिनों में भारत वास्तव में जो शिक्षा के अंदर नंबर 1 रहा करता था पूरी दुनिया में, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत शिक्षा की व्यवस्था में एक नया कीर्तिमान रचेगा। और साथ ही सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को भी भारत में अपने कैंपस खोलने का एक प्रावधान उसमें डाला है। एफिलिएशन को भी एक नया स्वरूप देने का प्रावधान इसमें दिया है जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के मानकों पर भारत की शिक्षा आएगी, साथ ही अपने जो भारत के अपने शिक्षा के स्टैंडर्ड्स थे उनको भी इंट्रोड्यूस करेगी और मुझे लगता है कि भारत फिर से शिक्षा का हब दुनिया भर में अपना कीर्तिमान रचेगा। एक बार पुनः आप सब लोगों को बधाई, हमारे बच्चों को बधाई और उन बच्चों को जिनके अंदर अब कुछ नया करने की, जो उनके मन में है और वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो करने की इच्छाएं हैं, उन सबको करने का एक जो ये नया प्रकल्प हमारे सामने आया है उसके लिए आप सबको पुनः बधाई। जय भारत, जय हिंद।